नमस्कार, मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। आज हम बात करने वाले हैं जेडी वेंस के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा है कि ट्रंप के साथ अगर कोई त्रासदी होती है तो मैं राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हूं। जेडी वेंस के इस बयान को आज डिकोड करने वाले हैं। दूसरी जो टॉपिक हम उठाएंगे उसमें रूस और यूक्रेन के बीच करीब 4 साल से जंग चल रही है। कई बार बैठकें हुई लेकिन हर बार बैठक बेनतीजा रही और जंग को खत्म करने के लिए कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया। अब ताजा घटनाक्रम की बात करते हैं जिसमें रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव स्थित यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि मंडल भवन पर हमला किया है। यूक्रेन का कहना है कि रूस ने कीव पर बड़े पैमाने पर हमला किया। अब सवाल यही है कि आखिरकार रूस जंग खत्म नहीं करना चाहता, क्योंकि इन हमलों से साफ जाहिर है कि रूस जंग खत्म करने का विकल्प नहीं चुन रहा बल्कि नए हमले कर रहा है। कीव में रातों रात दर्जनों इमारतों को नुकसान पहुंचा। ताजा घटनाक्रम हुआ जहां रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसने यूक्रेनी नौसेना के टोही जहाज को समुद्री ड्रोन के हमले में नष्ट कर दिया। यह जहाज पिछले दशक में यूक्रेन द्वारा कमीशन किया गया सबसे बड़ा नौसैनिक जहाज था और इसके डूबने से दोनों देशों के बीच संघर्ष की गंभीरता और बढ़ गई है। हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर सुमित पीर जी मौजूद हैं। आज सभी सवालों को सुमित जी डिकोड करेंगे। सुमित जी, बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है MH1 न्यूज पर। जय सिया राम, राधे राधे परमीत जी, आपको और शब्द रक्षक को। सुमित जी, सबसे पहले जेडी वेंस के उस बयान को डिकोड करना है। आखिर इस बयान का मतलब क्या है? वो कहते हैं कि किसी भी भयानक हादसे के लिए तैयार है, राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार है। देखिए, ये जो आपका प्रश्न है बड़ा अच्छा है, क्योंकि ये जो ऐसे बयान आते हैं वो भी अमेरिका की राजनीति में बहुत बड़े बयान माने जाते हैं। क्योंकि जो अमेरिका का राजतंत्र है ये प्रेसिडेंट फॉर सेंट्रिक है, सब कुछ प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट सब कुछ चुनता है। तो अगर उस प्रेसिडेंट के रिप्लेसमेंट की बातें हो रही तो आप मान लीजिए लगभग लगभग सत्ता परिवर्तन की बातें करें, कंप्लीट सत्ता परिवर्तन की बातें कर रहे हैं। अभी जो जेडी वेंस का बयान आया है, क्योंकि अमेरिका में, मैं आपके शो पे पहले भी कह रहा था MH1 पे, कि देखिए अमेरिका में काफी लोगों का ये मानना है कि जो ट्रंप की हरकतें आजकल हैं उनके मानसिक संतुलन पे, उनके शारीरिक क्षमताओं पे काफी प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं। और पीछे काफी 200 से ज्यादा डॉक्टरों का ये मानना था अमेरिका में शायद उनका संभवतः इनका मानसिक संतुलन भी कुछ ठीक नहीं है। देखिए, उम्र है, एज है, मतलब सबसे ज्यादा एज पे स्वर्ण इन उनको किया गया। जब उनकी, अगर आज तक के हम अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की एज देखें, सबसे ज्यादा एज पे है ट्रंप। तो भाई एज के साथ कई दिक्कतें आ जाती, शरीर है, तो ये काफी अटकलें लगाई, क्या वो फिट है, क्या वो ये काम कर सकते हैं। अब जो उनके आजकल जो कुछ, कभी भी कुछ भी कह देते, कभी भी कोई भी बयान देते, कभी 200%, कभी 100%, बड़े इम्प्रॉम्प्टो, बड़े इलॉजिकल हो गए। जब ये सब चीजें आई तो अमेरिका में भी एक घटनाक्रम चला, अमेरिका में भी इस चीज का समावेश होने लगा, भाई सब ठीक है। अब देखिए, समावेश धीरे 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 बढ़ता गया। तो मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल बताता हूँ। उन्होंने बोला, पहले बोला भाई मैं 3 लाख चीनियों को बाहर निकाल रहे हैं। फिर 2 दिन पहले उन्होंने बोला मैं 6 लाख चीनियों को वापस ला रहा हूं। अब कल इतना बैकलैश हुआ, इतना बैकलैश हुआ, आज जो कैरोलिन लेविट है उनकी प्रेस सेक्रेटरी, उन्होंने उसको क्लियर किया। अब देखिए, कवर अप किया, क्लियर क्या किया, बोला नहीं नहीं प्रेसिडेंट साहब 1 साल की नहीं 2 साल की बातें कर रहे थे। अरे भैया, मतलब ऐसी गणित में कोई गलतियां करता है क्या? अब 2,77,000 को बाहर फेंकने की सोच रहे हो, कह रहे मैं 6 लाख को लाऊंगा। फिर तो अगर आपने 18 लाख का आंकड़ा दिया तो आप तो कह रहे 6 साल की बात हो रही थी। मतलब ये कवर करने की बात है। कल मैं आपको बताऊं, भारत पाकिस्तान के संदर्भ में उन्होंने कहा जो एक एक जेट गिरा ये $150 मिलियन का। अब हमने भी अध्ययन किया यार, $150 मिलियन का कौन सा जेट है? अब F-16 की बात करूं तो $30 मिलियन का। चाइनीज का वाड़ा तो मिट्टी के भाव बिकता है, उसकी तो खैर कीमत ही नहीं कुछ। तो मतलब ये जो $150 मिलियन की जेट की बातें हो रही थी, कौन सी जेट की बातें हो रही थी? ये जो चाइना के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या किया, ये मेरा पुतिन दोस्त है, अब मैं पुतिन पे टैरिफ लगाऊंगा, मेरा चाइना दोस्त है, मैं चाइना पे टैरिफ लगाऊंगा। साउथ कोरिया वाले व्यक्ति बैठे नॉर्थ कोरिया की बातें कर रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज देखी गई, जब ये साउथ कोरिया के नेताएं थे वहां पे, ट्रंप के हाथ पे यहां ना बड़े काले रंग के धब्बे देखे गए, ब्लैक ब्रूज जिन्हें कहते हैं। ये संभवता है कि ये एक इंटरनल ब्लीडिंग का कारण है। ये आप तब लेते हो जब आपके मात्रा में ब्लड थिनर बहुत ज्यादा हो। यानी कि आप जो लोग एस्प्रिन वगैरह लेते हैं, भारत में भी दुनिया में कहीं पे भी, कई बार उनको वो ब्रूजेस पड़ जाते हैं। तो इतना ज्यादा एस्प्रिन लेने, यानी कि आप अपने ब्लड को पतला रखना चाहते हो, तो कोई ना कोई ऐसी आपकी मेडिकल कंडीशन है, कोई ना कोई आपकी मेडिकल दिक्कत है जिसके कारण आपको खून को इतना पतला रखना पड़ रहा है कि वो छोटी मोटी नसें फट के यहाँ आपको ब्लैक स्पॉट्स हो रहे हैं, जिन्हें ब्रूजेस कहते हैं। ये ब्रूजेस आपके हाथ पे दिख रहे तो संभवतः आपके पूरे शरीर पे होंगे, वो हमें तो दिखेंगे नहीं। बट
अब जब ये मेडिकल परिस्थिति हो रही है, ये जो कभी दाएं कभी बाएं कभी कुछ, इन सबको लेके अटकलें लगने लगी। अमेरिका का मीडिया भी कह रहा है, अब देखिए अमेरिका में इतना गतिरोध हो रहा है, भाई भारत के साथ आप क्या कर रहे हो, आपका कोई लॉजिक नहीं है, सिस्टम नहीं। और कुछ लोग ऐसे जो ट्रंप को अभी अपनी उंगलियों पे नचा रहे हैं। आप याद कीजिए, जो बाइडेन की भी हालत यही थी पिछले दिनों में। उन्हें ये नहीं पता था वो क्या कह रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, उसका काफी लोगों ने फायदा उठाया। अगर अब ट्रंप की परिस्थिति यही हो रही है तो ये चिंता का कारण है। काफी लोगों ने अमेरिका में इस पे सवालिया निशान उठाने शुरू कर दिए, बोलते ट्रंप साहब आपकी परिस्थिति क्या, आप कहाँ जा रहे हो। और जब डॉक्टरों से इसका अध्ययन किया तो कहीं ना कुछ देखिए परमीत जी, बात तो है, कहानी तो है। अब फिर यही सवाल जेडी वेंस से पूछा गया, बोलते भाई साहब ऐसे ऐसे है, अगर ये होगा तो आप क्या तैयार हो। जेडी वेंस ने कहा देखिए ऐसे तो कोई नहीं, प्रेसिडेंट पूरे टेन्योर पार करेंगे, पर अगर कोई जरूरत पड़ी, अगर कुछ हुई तो हम पूरा तैयार हैं। इसका मतलब करीब करीब आप मानिए 50% एडमिशन है कि भैया हम सत्ता लेने के लिए तैयार है। मुझे बताइए अगर इस चीज की संभावना ही नहीं तो ये प्रश्न कहां से आया। ये जो मैंने आपको तथ्य दी, ये क्यों, ये ब्रूजेस क्यों है, एस्पिरिन वाली बात क्यों आ रही है, ब्लड थिनिंग वाली बात क्यों आ रही है। ये ट्रंप का जो बिल्कुल 19-20 वाला बिहार, कल 300 कहते हैं, कल 600 कहते हैं। अगर हम सब चीजों को पब्लिक फोरम में देखें, यही ट्रंप थे, ये जो बाइडेन की के सेहत को लेके बड़ा मजाक बनाते थे, बड़ा उन्होंने उनका आभास, मतलब बड़ी खिल्ली उड़ाई उनके। चलो वो कोई कोई बात नहीं, वो उनका अपना व्यक्तिगत विषय है। बट क्या अमेरिका की दौड़ एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में जी जिसको अपना ही नहीं पता, जिसकी सेहत परमिट नहीं करती कि वो उस पोस्ट पे बैठे। और अगर जेडी वेंस बनते हैं, ये अमेरिका के यंगेस्ट प्रेसिडेंट बनेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप अभी अमेरिका के ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट है। अगर ये बातें ओपन फोरम में आ गई है तो मान लीजिए कि इंग्लिश में कहावत है, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। देखिए अगर आग लगी है तभी तो धुआं उठ रहा है ना। अब आग छोटी हो बड़ी हो, धुआं उठने का मतलब कंफर्मेशन है कहीं ना कहीं आग लगी है। अगर रिप्लेसमेंट की बातें हो रही है तो ये क्यों हो रही है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट समावेश है और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मैं मानता हूं कि अमेरिका में एक अंडर करंट शुरू हो गए, वैसे भी मिड टर्म 2026 में है। तो जो अभी अमेरिका की परिस्थिति चल रही, जो अमेरिका को खुद को नुकसान हो रहा, वो चलने वाली नहीं है। और आप देखिए अब ट्रंप की हालत ये है। आज लिंडसी ग्राहम की मैं बात करूं, लिंडसी ग्राहम ने परमीत जी 2-4 घंटे पहले भारत को फिर धमकी दी। आज कह रहा कि भाई भारत के साथ जो हुआ वो इसलिए हुआ, पुतिन का समर्थन करते हो, बाकी चाइना ब्राजील तुम तैयार हो। मैं सवाल पूछता हूं, लिंडसी ग्राहम क्या सेनेटर है या अमेरिका के प्रेसिडेंट है। अमेरिका के प्रेसिडेंट पे कभी पीटर नवैरो धमकी देता है, कभी लिंडसी ग्राहम धमकी देता है, कभी लुपुटनिक धमकी देता है। मतलब धीरे धीरे जो अमेरिका की सत्ता है, हर लोग इस पे काबिज हो रहे हैं। हर कोई अपनी अपनी दो रोटियां सेक रहा, हर अपनी अपनी, कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धोना, हर कोई अपना अपना एजेंडा चला रहा। तो ये अमेरिका का प्रेसिडेंट क्या पूरे होशो हवास में, क्या इसकी मेंटल फैकल्टीज, फिजिकल फैकल्टीज पूरी है कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाए। हमें डाउट है। और ये जो अभी जेडी वेंस का स्टेटमेंट आया तो ये हमारे डाउट्स को और भी मजबूत करता है। कुछ ना कुछ है, क्योंकि हर कोई एजेंडा अपना चला रहा है। पीटर नवैरो का क्या मतलब, अभी ये लिंडसी ग्राहम का क्या मतलब, आज फिर ट्वीट करके भारत को धमकी दे रहा है। जी आप बताइए, मतलब हद होती है, अराजकता की भी हद होती है। मतलब आप कहीं ना कहीं अपने प्रेसिडेंट का ही तो अपमान करें। आप प्रेसिडेंट से बड़े हैं क्या लिंडसी ग्राहम? आप कौन होते भारत को धमकी देने वाली, आपकी औकात क्या? आप तो एक सेनेटर हैं बस। तो ये जो सत्ता का डाइवर्सिफिकेशन होता है, विस्तांतरण हो रहा है, इनके हर कोई अपना हिस्सा ले रहा है, ये अमेरिका के लिए चिंता की बात है। मुझे लगता है इसीलिए जेडी वेंस का ये स्टेटमेंट आना जरूरी है। इससे पहले सबको लगे फ्री फॉर ऑल है, भाई हर कोई बाप है यहाँ पे, किसी की भी सत्ता चलेगी। तो वेंस ने कहा नहीं, जरूरत पड़ी तो भैया हम कमान लेने को तैयार है। जी बिल्कुल, यानी कि जेडी वेंस व्हाइट हाउस जाने की तैयारी में है और लगता है उन्हें सच में डोनाल्ड ट्रंप की सेहत की चिंता भी है। जी बिल्कुल। देखिए ये बिल्कुल क्लियर एक मैसेज आता है कि जेडी वेंस को तैयार। देखिए अमेरिका की इकोनॉमी बड़ी इंपॉर्टेंट है, अमेरिका सबसे बड़ा मिलिट्री पावर है, अमेरिका के पास बड़ा न्यूक्लियर असला, और अमेरिका के दुश्मन दुनिया में कम नहीं है। और अमेरिका की जो आज ये देखिए अब नीतियां क्या है, चाइना के साथ दोस्ती हो रही, साउथ कोरिया बैठा तो नॉर्थ कोरिया की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के पिटे हुए फील्ड मार्शल को आप उठा के चाय पानी पिला रहे हो, आप भारत को धमकियों पे धमकियां दे रहे हो, आप भारत को लॉन्ड्री मार्ट कहते हो, कहते हो कि ये मोदी की लड़ाई है। द जो शांति का रोड गोज फ्रॉम न्यू दिल्ली, ये मान लीजिए वहां बिल्कुल अराजकता का माहौल है। कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, कोई डिफेंस पॉलिसी नहीं है। कभी कहते हो कि जी हम ये करेंगे, कभी ये कहते हो हम वो करेंगे। मतलब अगर आप देखें ये जो 90 बिलियन वाली बात है, कल हमने जो बात की थी, ये जाके पुतिन के साथ ऑयल डीलों की बात कर रहे हैं। अल्टीमेटली अमेरिका जा कहाँ रहा है?
ये तो वही वाली बात होगी, आप ऑफिस निकलने के लिए जाए, आधे रास्ते वापस आ रहे, फिर आपने दूसरी ट्रेन पकड़ी, फिर आप गाड़ी में ले रहे, फिर आप टैक्सी में बैठ रहे, फिर आप अपनी गाड़ी चला रहे। तो ऐसे परमीत जी आप और मैं तो कभी ऑफिस पहुंच ही नहीं पाएंगे। मतलब यही वही बात अभी हमें अमेरिका में होती नजर आ रही है। और इसको देख के दुनिया विस्मित जरूर है, सवालिया निशान उठेंगे और लोग पूछेंगे कि भाई आखिरकार अगर मान लीजिए प्रभु ना करे इनकी तबीयत खराब होती, किसी की भी हो सकती है, तो सेकंड इन कमांड है या नहीं है, या सरकार गिरेगी, या क्या करना पड़ेगा, या अमेरिका का कोई भी माई बाप बन के खड़ा हो जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है जेडी वेंस ने एक इशारा दिया है, और एक बड़ा इशारा दिया है। कल अगर आप इनके कॉमर्स सेक्रेटरी की बात करें, स्कॉट बेसेंट, उसने भी भारत के साथ टाइज बेहतर होंगी इसका इशारा दिया है। आज जेडी वेंस का आना नहीं, भाई मैं गद्दी संभालने को तैयार हूं। अगर आप दोनों को देखें मिला के, तो कहीं ना कहीं एक ये स्टेबिलिटी का समाचार दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जरूर बता रहे हैं कि जो ट्रम्प है इनकी जो नैया है हिल रही है जी। अब डूबेगी नहीं डूबेगी वो तो ईश्वर जाने, बट हिल जरूर रही है, कुछ ना कुछ है। ब्रूजेस दिख रहे हैं बिल्कुल, अगर आप देखेंगे यहाँ हाथों हाथों पे बड़े काले काले ब्रूजेस दिख रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये विजिबल साइंस है किसी रोग के, किसी जो उनमें अनफॉर्चुनेटली जो भी रोग है, पर उसके साइंस बहुत क्लियर और विजिबल है परमित जी। बिल्कुल। चलिए बात रूस यूक्रेन युद्ध की भी कर लेते हैं। जिस तरह से रूस कीव पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, इससे साफ समझ आ रहा है कि रूस युद्ध को खत्म करना नहीं चाहता। अब आगे क्या है सुमित जी? देखिए सबसे पहले बड़ा आपका अच्छा प्रश्न है, ये जो रूस यूक्रेन का युद्ध है, इसमें मेरी पोजीशन शुरू से आपके चैनल पे, अन्य चैनलों पे, यूट्यूब पे यही रही है कि भाई पुतिन विक्ट्री चाहते हैं, पुतिन कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते। पुतिन जानते कि मैं ये युद्ध जीत सकता हूं, वो कॉम्प्रोमाइज क्यों करे, सवाल ये है। दूसरी बात, पुतिन ने ट्रम्प से ये मनवा लिया था भैया सीज फायर नहीं होगा, ठीक है। तीसरी बात हमें ये पता लगी है, पॉइंट नंबर 3, कि जब ये मिले थे पीस डील के लिए अलास्का में, वहाँ ट्रम्प अपना 30-40 बिलियन का व्यापार पुतिन से करना चाहता था, ये भी हमने खुलासा कर दिया। उसके बाद जो चीजें आगे चली, देखिए तब से पुतिन के अटैक बढ़ गए। जो मेरा प्रोडिक्शन था कि पुतिन अटैक बढ़ाएगा वो रोकेगा नहीं। और ये जो एक चीज आप यहां बड़ी इंपॉर्टेंट समझिए, एक स्टेटमेंट आया था दिमित्री पिस्कॉव का। ये दिमित्री पिस्कॉव कौन है? ये है रशिया के गवर्नमेंट के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन। मान लीजिए गवर्नमेंट, जैसे हमारे बापची साहब हैं, ये वैसे मान लीजिए वहां के हैं। तो इन्होंने इंटरव्यू दिया और 2-3 चीजें उन्होंने बहुत क्लियर कही थी। ये 24 घंटे करीब या 48 घंटे पहले की बात है। उन्होंने कहा था भाई देखो, हम कोई भी पीस वार्ता होगी उसमें वीटो पावर जो है कि क्या अरेंजमेंट होगा सिक्योरिटी का, वो रशिया के पास है। लावरोव साहब ने उसके 3 दिन पहले बता दिया हमारी अमेरिका से या हमारी यूक्रेनियों से जो बात हुई थी इस्तांबुल में, ये प्रक्रिया थी। वो आपके शो में हमने एमएच1 पे कवर किया था। अब अब जब दिमित्री पिस्कॉव को 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट उनके वक्तव्य से समझ आती, उन्होंने कहा भाई कोई भी वेपन यहां यूक्रेन में यूरोप का नहीं रखा जाएगा, ये हम मानने हमें तैयार नहीं होगा। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, उन्होंने कहा देखो भैया, अगर ये यूरोपियन यूनियन, तो उनसे सवाल पूछा गया कि अगर यूरोपियन यूनियन की सेना यहां होगी तो आपका क्या प्रतिक्रिया होगी यूक्रेन में, मतलब। उन्होंने कहा भाई एक बात बताओ, यूरोपियन यूनियन की सेना है क्या, कोई यूरोपियन मिलिट्री है क्या? नहीं है। अगर यूरोप में जो भी मिलिट्री या तो फ्रांस की है या जर्मनी की है या स्वीडन की है, किसी की भी है, तो ये मिलिट्रियां हैं। तो यूरोपियन यूनियन की ऐसा कोई मिलिट्री नहीं है, तो आप किस यूरोपियन यूनियन की मिलिट्री की बात कर रहे हो? तो अगर ये मिलिट्रियां यहां पे हैं, तो मान लीजिए 1000 सिपाही यूके के, 1000 सिपाही फ्रांस के, 1000 सिपाही जर्मनी के, ये मिलके 10,000 20,000 सिपाही आपने यूक्रेन में डिप्लॉय कर दिए। कह रहे पहले ये तो इंडिविजुअल कंट्रीज के सिपाही है, कोई यूरोपियन मिलिट्री है नहीं। और दूसरी बात, ये सारी कंट्रियां नेटो की मेंबर है। तो भैया फिर तो आपने नेटो को हमारे दरवाजे पे लाके खड़ा कर दिया, तो युद्ध किस बात का? युद्ध तो यही है ना, नेटो यहां आएगा नहीं। युद्ध तो यही है ना कि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बनेगा। मेंबर की बात छोड़िए, आपने तो नेटो को हमारे दरवाजे पे खड़ा कर लिया। और ये जो यूरोप की चाल है, ये हम चलने नहीं देंगे। अगर यूरोप ने ये कोशिश की तो बहुत बड़ा एस्केलेशन होगा। ये 48 घंटे पहले डिमित्री पिस्कॉव का बिल्कुल बयान है, क्रिस्टल क्लियर, बहुत बड़ा एस्केलेशन होगा। फिर होता क्या है जी, अब ये जो यूक्रेनी है, अब जो यूरोपियन यूनियन है, इन्होंने, यूरोपियन यूनियन का जो पार्लियामेंट है, इन्होंने अपने डेलीगेट्स भेजे यूक्रेन और भेजे कीव। अब तक एक रेड लाइन थी, पुतिन ज्यादा कीव पे हमला नहीं करते थे और भारी हमला नहीं करते थे। लास्ट हमला लिवरोव पे हुआ था, जो बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे। अब जब ये पहुंचे तो ये जेलेंस्की से कुछ सांठ गांठ कर रहे हैं कि जबकि रशिया की बिल्कुल क्लियर पॉलिसी है, ना यूरोप का सिपाही ना यूरोप का हथियार यूक्रेन में रहेगा, ये पहली शर्त है। अब ये पहुंचे, ये अपने आप कुछ सांठ गांठ कर रहे थे। अब जिस ये बिल्डिंग में रुके थे उस पे रशिया ने हमला कर दिया जी। रशिया ने हमला किया कीव पे।
और जो अब की बार हमला था बहुत भयंकर हमला था, सबसे भारी हमला। यूक्रेनियन एयरफोर्स का वक्तव्य देखिए, वो कह रहे हैं सबसे भारी हमला हुआ हम पे। करीब 574 ड्रोन्स और 30 एक मिसाइलें। तो 600 से ज्यादा चीजों से हमला हुआ, और ये मिसाइलें जाहिर है हाइपरसोनिक भी होंगी क्योंकि किंजल विंजल पुतिन के पास बहुत स्टॉक में है। तो ये अटैक सारा कीव पे था, और जब इस अटैक हुआ तो इसमें जो कई सारी रिपोर्ट आ रही, मरने वालों की संख्या 30 से 40, और जो जख्मी करीब 48 से 100 150 है। कुछ और भी कैजुअलिटीज हो सकती है। अब इस बिल्डिंग में दो जगह बड़ी इंपॉर्टेंट थी जिनको टारगेट किया गया कीव में। अब ये कैपिटल है, जहां ये बिल्डिंग, जहां ये यूरोपियन यूनियन के डेलीगेट्स या डिप्लोमेट्स रह रहे थे, उस बिल्डिंग को टारगेट किया गया। और एक ब्रिटिश कमीशन, जैसे ब्रिटिश काउंसिल हमारे भारत में, वैसे वहां भी था, उस ब्रिटिश काउंसिल की बिल्डिंग को टारगेट किया गया। लकीली जो निशाना लगाया गया अब जानबूझ के कैलिब्रेटेड था। बिल्डिंग तो ध्वस्त हो गई, पर सारे ये जो डिप्लोमेट थे ये बच गए, इन्हें कुछ नहीं हुआ। और जो ब्रिटिश काउंसिल की बिल्डिंग थी वो ध्वस्त हो गई, गार्ड बेचारा इंजर्ड हो गया, पर ही सर्वाइव, बच गया। तो इससे यूरोपियन यूनियन के डिप्लोमेट बिल्कुल थर्रा गए, इससे बिल्कुल काम गए। उनमें हड़कंप मच गया कि भाई आप जिस बिल्डिंग में रुके वहां आपने हमला कर दिया। और हमला इतना था कि बिल्डिंग नष्ट तो हो गई पर आदमियों को कुछ नहीं हुआ। तो ये एक मैसेज दिया रशिया ने, भाई आप हमारी हिटिंग रेंज में, जो पुतिन पहले भी कह चुके हैं, ओर्शनिक की हिटिंग रेंज में पूरा यूरोप है। कोई 3 मिनट, कोई 7 मिनट, कोई 17 मिनट, इतने दूर आप सब हो, यानी कि ब्रसल्स 3.5 मिनट दूर है। ये उसका उसका जो घातक मिसाइल है। तो अब इसके बाद यूरोपियन यूनियन वालों में हड़कंप मच गया कि भाई पुतिन ने यहां हमला कर दिया। तो अब जब ये हमला हुआ तो इन्होंने बोला भाई ये वियना कन्वेंशन का विरोध है, आपने जानबूझ के हमला किया, आपने हमें टारगेट किया, ये वियना कन्वेंशन इसकी इजाजत नहीं देती। पर इससे पहले एक इंपॉर्टेंट, परमीत जी, समझने की विषय है। हमें बताया गया था कि यूक्रेन के पास पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है। हमें बताया गया था, यूक्रेन ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम बताया। हमें बताया गया था कि काफी लोगों ने उन्हें काफी डिफेंस सिस्टम दिए हैं। तो इसका मतलब है आज यूक्रेन की का आसमान बिल्कुल खाली है। देखिए, यूरोपियन यूनियन के आपके इतने डेलीगेट्स, इतने डिप्लोमेट्स आपके यहाँ आए हैं, कीव में बैठे, आपके शहर में बैठे, अगर वहां हमला हो जाता इतना बड़ा और इंटरसेप्ट कुछ नहीं हुआ, कोई इंटरसेप्शन की बात यूक्रेनियन एयरफोर्स नहीं कर रही है, तो मतलब ये यूक्रेन का एयर डिफेंस लगभग लगभग ध्वस्त हो चुका, खत्म हो चुका। भाई अगर कैपिटल में डिफेंस नहीं है, अगर कैपिटल में आप यूरोपियन यूनियन के डेलीगेट्स को या डिप्लोमेट्स को प्रोटेक्शन नहीं देख पा, फार फ्लंग एरिया में क्या दोगे? दूर के गांव देहात में तो कोई मतलब ही नहीं। तो ये एक और चीज दर्शाता है। और इसने, पुतिन ने इनका एयर डिफेंस भी टेस्ट कर लिया, कितना भाई इन पे एयर डिफेंस है। अब इन्होंने कहा जी, अब अटैक हुआ, उन्होंने कहा जी ये कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है। अब कियर स्टामर ने बयान दिया कि भाई ये जो रशिया, ये कभी पीस चाहता ही नहीं। डेविड लैमी जो यूके के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने रशिया के जो वहाँ चार्ल्स डी अफेयर्स है, इनके एम्बेसडर से छोटा होता है, उसको बुला के भाई समन कर लिया कि आप, ये क्या हो रहा है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। उर्सुला वॉन डेन जो यूरोपियन यूनियन की हेड है, कलास है जो वहाँ के फिर विदेशी अफेयर्स को देख रही है, इन सब के कहीं ना कहीं स्टेटमेंट आए, बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट आए। उन्होंने कहा भाई हम घबराएंगे नहीं, हम देखेंगे नहीं, और हम ये रशिया को बताएंगे यूरोपियन यूनियन आपसे डर नहीं रहा, यूरोपियन यूनियन आपसे घबरा नहीं रहा। पर एक एक हड़कंप मच गया है, एक निराशा मच गई, एक डर बैठ गया रशिया का, और एक चीज सिद्ध हो गई कि यूक्रेन का एयर डिफेंस मतलब खत्म है। अब ऐसे परिप्रेक्ष्य में हम वेट कर रहे थे। एक है श्रीमान जनरल मार्क रूट, ये है नेटो के हेड, वैसे तो जनरल है पर आजकल राजनीति कम कर ज्यादा करते हैं, जनरल का काम कम करते हैं। तो इनका स्टेटमेंट मैं वेट कर रहा था, इनका क्या है। तो यहां देखिए, यहां से राजनीति शुरू होती है। तो वियना कन्वेंशन का वायलेशन सब कुछ हुए, पुतिन ये है, पुतिन वो है, ये सब काम चलता रहा। रशिया ने कोई स्टेटमेंट दिया, बोला हमने तो बोला था भैया यहाँ यूक्रेन से दूर रहो। इन वे पिस्कॉफ का स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर था, आप यूक्रेन से दूर रहे, यूक्रेन ना जाए। अब जनरल रूट आते पिक्चर में, ये कहते हैं भाई देखो पुतिन एग्रेसर है, पुतिन को आप टच नहीं कर सकते, हम नाइव नहीं है, हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। अब खेल क्या है? देखिए, खेल है सारा पैसे का। नेटो का चीफ कह रहा है यूरोप से, भाई पुतिन आप पे आज कल परसा हमला करेगा, जैसे वो यूक्रेन से निपटेगा यूरोप पे हमला करने वाला। और यूरोप के पास कोई अपने आप को बचाने का प्रक्रिया नहीं है। पुतिन 3 महीने में इतना हथियार बनाता है जितना नेटो और अमेरिका 1 साल में नहीं बनाता। पुतिन के हथियार बनाने की कीमत 1/3 है, और पुतिन के पास इतने रॉकेट है कि पूरे यूरोप को बर्बाद कर सकता है। मतलब अमेरिका और नेटो आसपास भी नहीं है प्रोडक्शन में और कॉस्ट में। पुतिन $155 बिलियन अपने डिफेंस में लगाते हैं, ठीक है। अगर मैं उसका 3 गुना मल्टीप्लाई करूं, यानी कि जो अमेरिका 450 के अमेरिकन एक्सपेंडिचर के बराबर है। अब ये जो डर बनाया गया, तो पीछे कुछ कन्वेंशन हुआ था नेटो का 2-1 महीने पहले, और नेटो कहता भाई जिसको यूरोप में जिंदा रहना उसको 5% जीडीपी का, 5% जीडीपी का नेटो में जमा करना पड़ेगा।
मतलब तब हम हथियार खरीदेंगे, आपकी रक्षा कर पाएंगे। अब यूरोप की विडंबना देखिए, यूरोप का जो जीडीपी ग्रोथ है कंट्रियों का 1.2% है। मतलब मेरी ग्रोथ है 2% की, 1.2% की, आप मुझसे 5% ऑफ जीडीपी मांग रहे हो। अभी जो यूरोप का नेटो का कंट्रीब्यूशन है करीब 250-300 बिलियन डॉलर पुट टुगेदर है, ठीक है जी। अभी जो जनरल रूट मांग रहे हैं 900 बिलियन डॉलर से ज्यादा। अब 900 बिलियन डॉलर का कंट्रीब्यूशन टेक्निकली क्या यूरोप अफोर्ड कर सकता, नहीं कर सकता, क्योंकि यूरोप 45 से 55% जो पैसा आता है वो सोशल वेलफेयर में लगा देता है, लोगों की भलाई में लगा देता है, वहां पेंशन बहुत ज्यादा लोगों की, सोशल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा उसमें लगा देता है। तो यूरोपियन यूनियन को वहां से अपना एक्सपेंडिचर अगर वो कट करे तब वो नेटो को दे सकते हैं, अन्यथा उनके पास इतना पैसा देने का विकल्प ही नहीं है। और अगर मैं इसमें कनाडा और अमेरिका का पैसा भी जोड़ूं तो परमीत जी ये 1.5 ट्रिलियन डॉलर साल का है, और जाएगा कहाँ? सोचिए जरा। ये जाएगा अमेरिका की मिलिट्री इंडस्ट्री को। मतलब तुम सब पैसा लोगे, अमेरिका की मिलिट्री इंडस्ट्री को जाएगा, सेंट्रल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को जाएगा, वो हथियार बनाएगी, वो नेटो को देगी, नेटो ने यूरोप में डिप्लॉय करेगा और तुम्हारी रक्षा करेगा। जय श्री राम। ये कहानी है। 1.5 ट्रिलियन डॉलर हर साल, समझ रहे हैं? 1.5 ट्रिलियन डॉलर बहुत होता है हर साल। दुनिया भर में 90% कंट्रीज का जीडीपी 1 ट्रिलियन नहीं है। ये खेल चल रहा है। अब यूरोपियन यूनियन वाले मना करें, भाई साहब हम इतने पैसे तो नहीं दे सकते। जर्मनी ने कल बोल दिया मेरे पास यूक्रेन पे पैसा लगाने को है नहीं, भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है। अब यहाँ यूरोप, अब ईयू में अब यहाँ बड़ा एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। नेटो की बात करें हम, जो नेटो के मेंबर यूरोपियन यूनियन में है। अब नेटो की बात करें तो नेटो में एक मेंबर है तुर्किया। तुर्किया इनके तैयब अर्दोगन, ये सबसे ज्यादा रशिया के ऑयल प्रोडक्ट्स खरीदता है। अब तैयब अर्दोगन से मांगिए 5% जीडीपी का, उसका इकोनॉमी का ग्रोथ 2-2.5% है। पर आपको पता है वहां इन्फ्लेशन कितना? 40%। हमारे देश में जो 4-5% का इन्फ्लेशन रहता, वहां 40% है जी, अभी कंट्रोल कर रखा है। 40% इन्फ्लेशन वाला आपको 5% जीडीपी का कहां से उठा के दे देगा? तरीका ये भी कि तैयब अर्दोगन मना कर दे, उसको नेटो से निकाल दे। मतलब जो अमीर अमीर कंट्री है वो नेटो में रहे, जो गरीब कंट्री है जो दे नहीं सकती उसको हम लात भी मारे। ये भी एक राजनीति चल रही है। तो ये जो अभी अटैक हुआ है इसको नेटो बना रहा है, जंग की तैयारी करा करा, भैया देखो 5% देना पड़ेगा, अन्यथा हम आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। और पुतिन और ये ट्रंप ऑलरेडी कह चुके, कह रहे भाई ये नेटो में हम देखना पड़ेगा हम कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, नेटो की क्या होगा क्या नहीं होगा, और अगर लोग पैसा नहीं देंगे नेटो आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। और याद कीजिए जर्मनी के एक पेपर ने पीछे छापा था 1 महीना पहले से कम, जो नेटो का चार्टर 5 है उसकी उसकी जो टेस्टिंग पुतिन करेगा, पुतिन देखेगा कि क्या अगर मैं छोटा मोटा अटैक कहीं करूं, क्या नेटो की कंट्री आके मुझ पर हमला करेगी, क्या अमेरिका ज्वाइन करेगा, क्या कनाडा उसमें ज्वाइन करेगा। ये भी एक टेस्टिंग पुतिन करना चाहते हैं। अब ये जो एक प्रोवोकेशन है, मैं इसको एक इंजीनियर्ड प्रोवोकेशन मानूंगा, इसमें कई सारे निशाने जो पुतिन के वो सज जाते हैं। अब ये देखना है कि नेटो क्या कर पाता है, नेटो की औकात कितनी है, अमेरिका क्या करता है, कनाडा क्या करता है। बाय द वे अब तक अमेरिका चुप्पी साधे हुए जी, कोई टिप्पणी नहीं हो रही है, बिल्कुल सुमित चुपचाप। जी। और क्योंकि जिस तरह से रूस के हमले बढ़ते जा रहे हैं, हर दिन यूक्रेन से विध्वंस की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन ना रूस हमला रोक रहा है ना यूक्रेन पीछे हटने को तैयार है। और जिस तरह से आप कह रहे हैं यानी कि अमेरिका और नेटो के पास कोई विकल्प नहीं है। देखिए नेटो के पास अभी हथियार नहीं है, अमेरिका के पास जो हथियार पड़ा है वो 8 दिन पड़ा है। ये जनरल ये जो कर्नल माइकल डगलस है, जो माइक पॉम्पियो इनकी पुरानी ट्रंप की सरकार में उनके मिलिट्री एडवाइजर थे, उन्होंने पब्लिकली बोला 8 दिन का हथियार पड़ा, उसके बाद न्यूक्लियर जाना आपके पास। क्योंकि जो हथियारों का जखीरा था, बाइडेन ने क्या किया, ये उठा के जेलेंस्की को दे दिया, और जो नया हथियार बनना था इसका रिप्लेसमेंट के लिए वो भी जेलेंस्की को दे दिया। अब अमेरिका के पास हथियार नहीं है। अमेरिका के पास जो गल्फ वॉर रोकी गई उसकी रियल रीजन था, भाई 600 इंटरसेप्टर पड़े पेट्रियट के, खमीनी के पास 1000 बैलिस्टिक मिसाइल आज के डेट में भी है। मतलब जितने मिसाइल ईरान के पास है उतने इंटरसेप्टर नहीं है अमेरिका के पास। थार्ड की 8 दिन के युद्ध में 25 से 30% बैटरी है खत्म कर चुके हैं, और एक इंटरसेप्टर 80 से 90 करोड़ का पेट्रियट का, और थार्ड का 150 करोड़ का बनता। बट समस्या ये है आप साल भर में अमेरिका केवल 600 इंटरसेप्टर बना सकता है, 600। तो अब समस्या बड़ी जटिल है। कई सारे ऐसे मिसाइल है जिसमें अमेरिका 2.5-2.5 साल पीछे चल रहा है, किसी में 1.5 साल पीछे चल रहा है। मतलब अगर आज से मैं बनाना शुरू करूं तो 2-2.5 साल में मैं बेसिक स्टॉक लेवल मेरा आ जाएगा। समस्या बहुत जटिल है, नेटो के पास विकल्प है नहीं, इसीलिए नेटो मांग रहा पैसे। नेटो कह रहा भैया पैसे दो, अमेरिका कह रहा मैं पैसे दूंगा नहीं, जर्मनी कह रहा मैं यूक्रेन पे और पैसे लगाऊंगा नहीं, और यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुका है। यूक्रेन अभी बर्बादी की ओर जा रहा। और मैं आपको सच बताऊं, जेलेंस्की के मन में ये होगा कि कुछ डेलीगेट्स मर जाते,
सीरियसली, आई एम नॉट किडिंग। क्यों? क्यों? अगर कुछ यूरोपियन यूनियन के डेलीगेट्स मर जाते तो पैसा भी आता, सहानुभूति भी आती, हथियार भी आता। क्योंकि जेलेंस्की, मैंने पहले भी बोला आपके शो पे, जेलेंस्की चाहता जितनी सिविलियन कैजुअलिटीज हो, जितने बेगुनाह लोग मरे, उतना उसकी जो राजनीतिक जीवन है ना उसमें ईंधन डलता है। वो राजनीतिक जीवन में अपना ईंधन की तरह यूज करता है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एस्केलेशन है। और इसके बाद पुतिन का मैसेज बहुत क्लियर है। और जो हमारा वो शिप वाला इंसिडेंट है जिस पर भी हम बात करेंगे, वो भी एक बहुत बड़े एस्केलेशन को दर्शाता है। यानी कि सुमित पीर जी, पूरे यूरोप की सुरक्षा टिकी हुई है, क्योंकि यूक्रेन को अगर सुरक्षा गारंटी नहीं मिली तो ये पुतिन की जीत मानी जाएगी, क्योंकि यूक्रेन के खात्मे का प्लान क्रेमलिन बना चुका है। सुरक्षा गारंटी नहीं मिलने से यूक्रेन का अंत तय है, लेकिन यूरोप को खतरा किस बात का है? देखिए, यूरोप को खतरा है कि कल को अगर, देखिए, यूरोप ने खुल के तन मन धन से, जो हिंदी में हम कहते हैं, यूक्रेन का समर्थन किया। काफी रशियन सिपाही मारे गए हैं बिकॉज ऑफ यूक्रेन के समर्थन के, अमेरिका के समर्थन के। देखिए, अमेरिका के सामने कभी भी रशिया नहीं आएगा, ये मान के चलिए। फिर तो दुनिया खत्म, मतलब सबसे बड़ा विश्व युद्ध तब होगा। ये कभी सामने नहीं आएंगे, ये लड़ेंगे एक दूसरे के थ्रू। जैसे यूक्रेन है, यूक्रेन में अमेरिका, नेटो, यूरोप लड़ रहा, सामने रशिया बैठा, रशिया के पीछे कहीं ना कहीं चाइना का भी हेल्प है, और जो भी कंट्री और हेल्प कर रही है, थोड़ा बहुत कर रही है। अब ये कभी भी डायरेक्ट नहीं लड़ते, कभी ये खाड़ी में लड़ते हैं, कभी ये यूक्रेन में लड़ते, कभी अफ्रीका में लड़ते, कभी कहीं और लड़ते। तो ये अपने बैटल फील्ड्स अपनी कंट्रियों से दूर चूज करते हैं, अपनी कंट्रियों में कभी नहीं लड़ते और डायरेक्ट कभी नहीं लड़ते। अब एक जो धारणा है कि ट्रम्प कहते हैं कि भाई मैं नेटो का खर्चा क्यों उठाऊं, अगर आपकी सुरक्षा का विषय आप 1.3% दे रहे हो, उसमें भैया कौन सा सैन्य बजट आ रहा है। अब मैं आपको यूके की बात बोलूं, यूके बड़ा उछलता कूदता। आपको पता है यूके के पास कितनी सेना है? 40,000 की। 40,000 की सेना में कौन सा आप पहाड़ तोड़िएगा। लग्जमबर्ग की बात करूं, एक कंट्री है यूरोपियन यूनियन में, सुना होगा आपने नाम, बड़ी सुंदर कंट्री, 940 लोगों की सेना है जी। उससे ज्यादा मेरे जो नेरेस्ट घर का पुलिस थाना, उससे ज्यादा पुलिसकर्मी हमारे उस थाने में, 940 की सेना है। ऐसे में अगर आप ये, मतलब आपका ये जो आक्रमण, अग्रेशन है रशिया वगैरह के साथ, तो नेटो उसको कह रहा है ठीक है, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको हमें पैसे देने पड़ेंगे। और अमेरिका चाहता कि मैं रशिया से ना भिड़ूं। वो कहता भैया अगर तुम पैसे दोगे, तुम हथियार दो, हम सप्लाई करेंगे, हमारा मिलिट्री इंडस्ट्री 1 ट्रिलियन का हथियार, 1.5 ट्रिलियन का हथियार हर साल बेचेगी। तो ठीक है, अगर पुतिन आएगा तो अगर हम भिड़ते भी है कभी इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली, हमें भी तो कुछ मिले। हम काहे को मिले? पैसा हमारा, हथियार हमारा, सैनिक हमारे मरेंगे, तुम अपनी राजनीति चलाओगे, ऐसा कैसे चलेगा? क्योंकि अमेरिका कभी भी रशिया से भिड़ना नहीं चाहता और रशिया इसी चीज की टेस्टिंग कर रहा है। मेरा यह मानना है कि वेस्टर्न यूरोप अलग थलग पड़ेगा, वेस्टर्न यूरोप में फ्रैक्शंस आएंगे। और यहाँ इंपॉर्टेंट है बात करना, अभी थोड़ा समय कम है, ये शिप वाला की जो बात है, ये जो शिप है ना, जो यूक्रेन का सबसे जी बड़ा शिप जी। था, ये जो इसको डुबाया है, सिमरन जी, इसमें, परमीत जी, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये शिप 2014 के बाद सबसे बड़ा कमीशन किया हुआ शिप है। ये रिकॉग्निसेंस शिप है, इसमें रडार वडार लगे, रिकॉग्निसेंस करता है, ठीक है जी। इस शिप को डुबाने के, ये जो है, ये शिप बहुत अंदर था रशिया की टेरिटरी के। ये करीब करीब आप देख, यूक्रेन की टेरिटरी के, सॉरी, ये शिप करीब करीब आपके 200 किलोमीटर अंदर था यूक्रेन में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं। ये 200 किलोमीटर अंदर जो शिप खड़ा था एक डेल्टा में, और सबसे बड़ा अब तक का बनाया हुआ रिकॉग्नाइज शिप था। इसमें यूक्रेन की इंटेलिजेंस काफी डिपेंड करती थी। यूक्रेन में जो इंटेलिजेंस है कि नेवी में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, यूक्रेन ने पीछे एक दो अपने ड्रोन बोट्स, यूएसवी जिन्हें कहते हैं, वो डिलीवर किए थे। एक दो रशिया के छोटे मटबोड़े जहाज भी उन्होंने डुबा दिए। अब जो रशिया के पास यूएसवीज थे वो इस क्षमता के नहीं होते थे। अब जो रशिया के पास लेटेस्ट प्लेटफॉर्म है वो कैटरान। कैटरान की रेंज 200 किलोमीटर तो है, पर उस वो रेडियो सिस्टम पे चलता है। यूक्रेन को मिलता है स्टारलिंक्स, यानी कि जो एलॉन मस्क की कंपनी है, वहां से उन्हें कनेक्टिविटी मिलती है, तो कहीं भी इस क्षेत्र में घूम सकते हैं। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पे चलने वाला है, रिपीटर्स की जरूरत है, फ्रीक्वेंसी जैमिंग हो सकती है। तो ये माना जाता था कि रशिया की जो मारक क्षमता है यूएसवीज को लेके, वो लिमिट बहुत ज्यादा तेज है नहीं, क्योंकि भाई जो यूक्रेन को अमेरिकन टेक्नोलॉजी मिली, यूरोपियन टेक्नोलॉजी मिली, इसके कारण उन्होंने क्षमता बनानी। पर ये वाला जो हिट है, ये बहुत बड़ा शिप है। सिंगल हिट में पूरा शिप नीचे। अब यूक्रेन कह रहा है एक आदमी मरा, हम उसमें नहीं जा रहे कितने आदमी मरे, मैं ये नहीं मानता कि पूरा शिप नीचे का एक आदमी मरा। एक तो यूक्रेन की जो क्रिटिकल सर्वेलेंस है वो गई, कैटरान यूज नहीं किया गया, क्योंकि कैटरान का सिग्नेचर यहां दिख नहीं रहा। तो अब सवाल ये है, क्या कौन सी ड्रोन टेक्नोलॉजी रशिया ने डेवलप की है जो यूक्रेन के 200 किलोमीटर अंदर जाके भी विध्वंस कर सकती है? ये सी में नहीं हुआ, ये रण क्षेत्र में नहीं हुआ, आपका ड्रोन 200 किलोमीटर अंदर गया।
को कैसे आप कम्युनिकेशन कंट्रोल कर रहे थे? क्योंकि रशिया के पास एक टॉर्पीडो है, नाम है प्रेसाइडन। न्यूक्लियर पावर टॉर्पीडो है, मतलब वो दुनिया में कहीं भी जा सकता है, उसकी अनलिमिटेड रेंज है। क्या रशिया ने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार की है जिसकी अनलिमिटेड रेंज है? क्या प्रेसाइडन के तर्ज पे एक नया यूएसवी बनाया गया है, जिसे हम आसान शब्दों में ड्रोन बोट कहते हैं, जिससे इतना बड़ा शिप एक झटके में गया, जिसको यूक्रेनी कोई रडार नहीं पकड़ पाया? क्योंकि जो नियरेस्ट रशियन कोस्ट है, जहां रशिया का कंट्रोल, वो 200 किलोमीटर दूर है। तो अब जो नेटो में हड़कंप है, जो यूरोप में हड़कंप है, जो अमेरिका में सन्नाटा है, ये कौन सी बला है? क्या यूज किया रशिया ने? ये दिखा भी नहीं कहीं, आया गया पूरा शिप नीचे। क्या प्रोसाइडन यूज तो नहीं किया गया? अभी हम ये मानते यूएसवी है, हो सकता है प्रेसिडेंट का यूज किया हो। अगर ये हुआ है तो ये जो एस्केलेशन था, यूरोपियन यूनियन के जो डेलीगेट्स है उनके मकान पे हमला करना है, उनके घर पे जिस बिल्डिंग में रह रहे थे उस पर हमला करना, और उसके 24 घंटे के अंदर अंदर ये वाला अटैक यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन की डेल्टा के अंदर 200 किलोमीटर, ये दोनों को अगर आप समावेश में देखें तो बहुत बड़ा एस्केलेशन है। पुतिन अपनी मिलिट्री मसल फ्लेक्स कर, और नेटो को, अमेरिका को और यूरोप को कह रहा भाई जो तुम्हारे बस को कर लो, हम तो भैया यहाँ खड़े हैं और हम ये युद्ध नहीं रोकेंगे। और ये मैसेज डोनाल्ड जॉन ट्रम्प को भी है। आप याद कीजिए परमीत जी, डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था हम आपको 2 महीने का, 2 हफ्ते का टाइम देते हैं, जी। अगर आप नहीं करेंगे नहीं तो हम सैंक्शन लगाएंगे, नहीं तो हम आप पे टैरिफ लगाएंगे, या हम बोलेंगे हमारी लड़ाई ही नहीं। अब वो 2 हफ्ते की सीमा भी खत्म होने वाली है। तो पुतिन मल्टीपल मैसेजेस भेज रहे, भैया बताओ हम तो नहीं हट रहे, हम तो, आपकी 2 हफ्ते की सीमा भी खत्म होने वाली है। अब अमेरिका क्या करेगा, नेटो क्या करेगा, यूरोप क्या करेगा? क्योंकि इस शिप के गिरने के बाद ये बहुत बड़ा अलार्म होगा यूके के लिए, फ्रांस के लिए, जर्मनी के लिए। क्योंकि जो मैंने इसको स्टडी किया, 200 किलोमीटर अंदर का जो हिट है, विदाउट सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जो हमें अभी लगता है, मतलब जो कैटरान सिस्टम नहीं है ये, उसके अलावा ये हिट, ये पूरी दुनिया के मिलिट्री एक्सपर्ट्स को और जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स है विस्मित कर रहा है। कौन सी नई टेक्नोलॉजी है, कौन सा पुतिन का नया महाअस्त्र है, जो वो अपना, जिसका ट्रेलर वो दिखा रहे हैं। एक टाइम ओशनिक का ट्रेलर दिखाता, आपको देखो ओशनिक खाली चला था, खाली, वो बोला 10 मैक की स्पीड है, इंटरसेप्ट करते हो तो करो। क्या कोई नया हथियार रशिया ने बनाया जो सुपर अल्ट्रासोनिक है या सुपर घातक है? तो इसको लेके यूरोप, अमेरिका सब परेशान है, और हम भी हैरान है जी। बिल्कुल सुमितवीर जी, क्योंकि जिस तरह से नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, इससे साफ जाहिर है कि रूस तो ये जंग खत्म करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमितवीर जी, आप हमारे साथ जुड़े और समय आपने अपना दिया और बारीकी से हर चीज़ के बारे में आपने हमें बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार परमीत जी, हर हर महादेव। इसी के साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।